नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। छत्तीसगढ़ बिलासपुर शहर में रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री मैदान से जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बिलासपुर में बनने वाले एयरपोर्ट का नाम बिलासा बाई के नाम पर करने की घोषणा की। बिलासा बाई के ही नाम पर बिलासपुर शहर का नाम पड़ा है। वे कलचुरी काल की एक वीर महिला थी जिन्होंने तब के एक राजा की जान शिकार के दौरान बचाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरपा नदी में 12 महीने पानी बहे, इसके लिए प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। शहर के समाज सेवक शेख गफ्फार के नाम पर तारबहार स्कूल का नाम रखने की घोषणा उन्होंने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पुरखों ने सपना देखा था छत्तीसगढ़ का, यहाँ विकास के पैमाने की बात होती है। हमारी नजर में यही विकास है कि किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, गरीब, मजदूर, नौजवान सभी खुशहाल हो। पुरखों के सपने को साकार करने का काम हम कर रहे हैं। सरकार बनते ही हमने किसानों का ऋण माफ किया, 2500 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदा। तो हमार दृष्टि में जैन पुरखा मन एमर बैठे है, रामाधार कश्यप जी बैठे है, चंद्राकर जी बैठे है, कमला मनहर जी बैठे है, ये सब सियान मन छत्तीसगढ़ के वो समय जब सियान में लड़ाई लड़ती थे मन नौजवान रही से, और छत्तीसगढ़ के जब सपना देखे गए रही से, वो सपना यही रही से कि छत्तीसगढ़ राज बने, छत्तीसगढ़िया मन के राज आए और छत्तीसगढ़ के किसान, मजदूर, आदिवासी, अनुसूचित जाति के यहाँ के नर नारी सब खुशहाल होए। ये सपना हमार सियान मन देखे रही से, तेला हमन पहली दिन ही जिन दिन हमार सरकार बनी तेन दिन पूरा करे शुरुआत करें। और में सबसे पहली ऋण माफी और 2500 रुपया क्विंटल धान खरीदी के। और जब हमन धान खरीदें तो लोगन मन के जे हमेशा किसान मन ऋण में दबे रहा है वो ऋण हो गए। खूब आशीर्वाद हमार किसान मन देश और परिवार के मन देश। और छत्तीसगढ़ में स्थिति का बनिस कि छत्तीसगढ़ में सोना चांदी की दुकान में भीड़, कपड़ा लत्ता की दुकान में भीड़, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर के दुकान मन में भीड़, अतका मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर बिकेस कि सप्लायर मन सप्लाई नहीं कर सकत रही। तो अतेक ज्यादा व्यापारी मन ला भी व्यापार करे का अवसर मिलिस। ये एक फैसला जेमे किसान मन जे मन पुराना सेकंड हैंड से काम चला रही से नवा एक और वो कंपनी वाला सब चीज मतलब ले शुरुआत करिस। ये पहला शुरुआत हमार मन के कि किसान मन समृद्ध होए। भारत सरकार के ते बोनस देबे तो तोर धान तोर चाउर ला नहीं खरीदन। तो पिछले साल भी समर्थन मूल्य में खरीदेन, ये साल भी समर्थन मूल्य में हमन खरीदा थन। लेकिन फिर भी कहा थे ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे था तेन बोनस के रूप हरे मैं कहे भाई ते किसान सम्मान निधि दे सका था और मैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना नहीं दे सका। ये कौन से न्याय के बात हुई? और ये बात में चाहे भारत सरकार हमारे चाउर ला खरीदे मत खरीदे, लेकिन हम जनता जन वादा करें बोला हमन पूरा करबो। आज किसान लड़ाई लड़ा था अपन हक का अधिकार पर, और छत्तीसगढ़ में जब अधिकार मिले हैं तो छीनना चाहते, ये बहुत गलत बात। लेकिन हम दूसरा योजना लाए, दूसरा योजना का है गोबर खरीदे के। पिछले 2 साल में तो धान बेच के मोटरसाइकिल, कार और ट्रैक्टर खरीदे रही से ये गोधन न्याय योजना लाए तो गोबर बेच के मोटरसाइकिल खरीदा थे गांव। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में राज्य के तमाम बड़े कांग्रेसी नेता जुटे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यहां संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ली और इस दौरान मरकाम ने सभी जिला अध्यक्षों के साथ बातचीत की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश में जारी धान खरीदी और केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ से चावल ना खरीदे जाने के मसले पर चर्चा हुई। असल में इसे लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। आपको बता दें, इस मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से राज्य और केंद्र सरकार के बीच सियासी तकरार जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा
कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। केंद्र ने कहा था कि छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे, लेकिन अब तक एफसीआई को इसके लिए अनुमति नहीं दी गई। यहां धान जमा होने की वजह से अव्यवस्था की जिम्मेदार केंद्र सरकार है। इसे लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। बैठक में हम आने वाले दिनों में संगठन की गतिविधियां और वर्धा में आयोजित प्रशिक्षण को लेकर बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आखिरकार राज्य कैबिनेट का विस्तार हो गया। शिवराज की टीम में 2 मंत्री शामिल किए गए। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई। दोनों मंत्रियों के शपथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत तमाम नेता राजभवन में मौजूद रहे। कैबिनेट में अब भी 4 पद खाली बचे हैं। आपको बता दें, उपचुनाव के परिणाम 10 नवंबर को आए थे। इसके बाद से शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार किया जा रहा था। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की 4 दौर की बैठक हुई थी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने नए साल के उपलक्ष्य में अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक ने सिंघू बॉर्डर में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन को स्वतंत्रता संग्राम की दूसरी लड़ाई बताया। आपको बता दें, कुछ समय पूर्व सुखेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के साथ सिंघू बॉर्डर पर पहुंचकर किसान आंदोलन का समर्थन किया था। तो वहीं मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में रीवा को प्रतिनिधित्व न मिलने के सवाल पर पूर्व विधायक ने कहा कि यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है। तो साथ ही सुखेंद्र सिंह ने ईवीएम में गड़बड़ी और सीट की खरीद फरोख्त के प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने का आरोप लगाया। एक अलग माहौल, मुझे तो बेचैनी हो रही थी बहुत पहले से, लेकिन कुछ निजी कारणों से, कुछ राजनीतिक कारणों से मैं जिस समय आंदोलन शुरू हुआ तो नहीं पहुंच पाया। लेकिन जैसे ही मुझे अवसर मिला तो मुझे मिला, मैं वहां पहुंचा। वहां जाने के बाद ये लगा कि हमको ये लगता है कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई चल रही है। अब आज़ादी की लड़ाई का उन लोगों से अनुभव हमने जाना है जो लोग उस समय थे। उनका ये कहना था कि मैं तो दुर्भाग्य से शामिल नहीं हो पाया। तो मुझे ये लगा कि ये जो किसानों का आंदोलन है एक बड़ा रूप भविष्य में लेगा। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जिस तरीके से किसानों के हित में बात करके और अन्य मुद्दों पर जनहित की बात करके और उन्होंने देश को गुमराह करके प्रधानमंत्री बने, मैं समझता हूं कि एकदम उसका उल्टा काम वो कर रहे हैं। हम इसमें ज़्यादा नहीं कहना चाहते, इसलिए कि यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है, किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, क्या करना है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश एक अच्छी सरकार जो किसानों के हित में, युवाओं के हित में, और मैं समझता हूं मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता के हित में जो सरकार काम कर रही थी माननीय कमलनाथ जी की, उस सरकार को इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में चलो इंदौर कचरे को अलग करें कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संभागायुक्त और निगम प्रशासक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा समेत इंदौर जिला कलेक्टर मनीष सिंह शामिल हुए। इस दौरान मेघदूत गार्डन में टहलने वाले लोगों द्वारा कलेक्टर से मांग की गई कि मेघदूत उपवन को 8 बजे की जगह सुबह 9 बजे तक निःशुल्क प्रवेश दिया जाए। इस पर कलेक्टर मनीष सिंह ने निगम प्रशासक और आयुक्त प्रतिभा पाल सिंह की सहमति से वहीं मंच पर इस बात की घोषणा कर दी कि सोमवार से मेघदूत उपवन में सुबह 9 बजे तक प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इस घोषणा से मॉर्निंग वॉकर और एरोबिक्स करने वाले महिला पुरुषों में काफी खुशी दिखाई दी। यहाँ के लोगों की मांग ये थी कि जो ये मेघदूत गार्डन है ये सुबह 9 बजे तक खुले, सुबह भी 8 बजे तक बंद हो रहा था। इसमें महेश जी हैं जो अपने एरोबिक्स यहाँ पर क्लासेस काफ़ी समय से चला रहे हैं। मेशराम जी हैं जो जर्नलिस्ट भी हैं, वो भी बहुत सपोर्ट किए हैं और शुरू से इन लोगों ने बहुत अच्छा माहौल किया है। इन सभी की मांग थी और भी अन्य जो ग्रुप्स थे उनकी मांग थी कि 9 बजे तक खुलना चाहिए। क्योंकि कमिश्नर साहब प्रशासक भी हैं तो उन्होंने आज इसके। मध्य प्रदेश के बालाघाट के परसवाड़ा थाना अंतर्गत शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भिंडी के प्राचार्य आलोक चौरे पर छेड़छाड़ करने का
आरोप लगाया है। दरअसल स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं के नाबालिग छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक लड़की के पिता की ओर से पुलिस में आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हमारी बहन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भीड़ी में पढ़ाई करने जाती थी। अच्छा। वहाँ का जो प्रिंसिपल था आलोक चौरे, उनने गलत व्यवहार से उनसे बात की और छेड़खानी जो स्कूल में की वो छात्रा के साथ की हुई। अच्छा। कौन सी क्लास में है? वो 12वीं एग्रीकल्चर। अच्छा। तो क्या इसके पहले भी उन्होंने इस तरह की हाँ, हरकत की? उसके 3 दिन पहले भी उन्होंने हरकत किया था। उन्होंने घर में बताया गया, जिससे फैमिली मेम्बर ने ज़्यादा लोड नहीं लिया। हालांकि आज फिर से उनके साथ छेड़खानी किया गया, स्कूल में गलत व्यवहार से बात किया गया, जिसके कारण आज फैमिली मेम्बर जब वहाँ पहुँची तो वो हमको प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर कर दिया गया। बताइए इस तरह से। जी, आज एक धारा 354 IPC के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीड़ी के प्राचार्य आलोक चौरे के विरुद्ध स्कूल में पढ़ाई करने वाली छात्रा ने मामला दर्ज कराया है। मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट के वारसिवनी क्षेत्र में एक प्रेमी जोड़े को एसडीएम न्यायालय ने साथ रहने की अनुमति प्रदान की है। असल में एक दिन पहले वारसिवनी पुलिस प्रेमी जोड़े को थाने लाई थी और उसके बाद युवती को उसके परिजनों के हवाले किया जा रहा था, जिसके चलते तनाव की स्थिति बन गई और युवक के पक्ष वाले समर्थकों ने पुलिस वाहन पर पथराव कर युवती को छुड़ाने का प्रयास किया। तनाव वाले इस माहौल के बीच एसडीएम न्यायालय में युवती को पेश किया गया, जहां पर युवती ने अपने परिजनों से मिलने से साफ इनकार करते हुए अपने प्रेमी के साथ जाने की बात कही। इसके बाद एसडीएम न्यायालय ने युवती को उसके प्रेमी के साथ भेज दिया। जिसकी गुमशुदगी 19 तारीख को कायम थी थाना वारासिवनी में, उसे कल दस्तयाब किया गया था। दस्तयाबी के बाद उसका कि गुम इंसान की जांच करके आज एसडीएम साहब के यहाँ उसके बयान कराए गए। बयान करने के बाद महिला ने अपने पति के साथ जाने। केरल के कासरगोड में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां कर्नाटक से कासरगोड के पैंथुर इलोकोजी के लिए जा रही बारातियों से भरी बस एक घर से टकरा गई। इसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 33 से ज्यादा बारातियों का भी इलाज चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना कासरगोड के पैंथुर इलोकोची इलाके की है। बताया जा रहा है कि बस में 70 यात्री सवार थे। शुरुआती जांच में पता चला कि बस ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया था, जिससे बस अनियंत्रित होकर पहाड़ी से नीचे उतर आई और एक घर से जा टकराई। योगी सरकार का ऑपरेशन माफिया लगातार जारी है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा माफिया और हिस्ट्री शीटर के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई। प्रयागराज में विकास प्राधिकरण ने अब तक 40 बदमाशों और भूमाफियाओं के अवैध निर्माण ध्वस्त किए। इसी के तहत प्रयागराज और कौशाम्बी बॉर्डर पर अतीक अहमद के गुर्गे के अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण ने 4 बुलडोजर लगाकर 2 मंजिला निर्माण ध्वस्त कर दिया। अतीक के इस गुर्गे ने बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण किया था, जिसे पीडीए ने ध्वस्त कर दिया। मकान को गिराने से पहले घर को खाली कराने का नोटिस दिया गया था। इसके बाद सड़क के दोनों रास्तों को ब्लॉक करते हुए कार्रवाई को शुरू किया गया। आपको बता दें, 700 वर्ग गज के इस आलीशान मकान को कुछ ही घंटों में खंडहर में तब्दील कर दिया गया। समस्त अपराधियों, माफियाओं, गैंगस्टरों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएं, जिसके क्रम में जब प्रयागराज में आज 40वीं 40th कार्रवाई की जा रही है। ये कुख्यात अपराधी बदूत का अवैध निर्माण है। इसका प्लॉट एरिया लगभग 700 वर्ग गज है। 2 फ्लोर का ये निर्माण है। आज इसको प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासन और पुलिस बल के सहयोग से पूरे डिमोलिश करवाया जा रहा है। इसकी भूमि की संपत्ति की जाँच होगी। यदि प्राइवेट भूमि होगी तो गैंगस्टर एक्ट में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को डीसीजीआई से मंजूरी का विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वागत किया। WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि भारत की ओर से आज लिया गया ये निर्णय क्षेत्र में कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ लड़ाई को तेज और मजबूत करने में मदद करेगा।
WHO के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए पब्लिक हेल्थ के अन्य उपायों के साथ सामुदायिक भागीदारी और प्राथमिकता के आधार पर आबादी पर वैक्सीन का उपयोग महत्वपूर्ण होगा। गौरतलब है कि DCGI ने भारत में तैयार किए गए ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन और देश में ही बनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। भारतीय रेलवे ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। रेलवे ने एक खास ट्रेन बनाकर दुनिया में इतिहास रचा है। रेल मंत्रालय के अनुसार भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया है। रेलवे के मुताबिक इस हॉस्पिटल ट्रेन को लाइफलाइन एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। इस ट्रेन में एक हॉस्पिटल की तरह सुविधाएं हैं। रेल मंत्रालय ने ट्विटर के जरिए हॉस्पिटल ट्रेन की तस्वीरों को शेयर किया। जानकारी के मुताबिक लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन असम के बदरपुर स्टेशन पर तैनात है। इस हॉस्पिटल ट्रेन में अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण और डॉक्टर्स की टीम है, जिसमें 2 मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर और 5 ऑपरेटिंग टेबल समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। इस लाइफलाइन एक्सप्रेस में मरीजों के फ्री इलाज की व्यवस्था है। रेलवे की ओर से शेयर की गई तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस ट्रेन में सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। डिफेंस स्टाफ के चीफ जनरल बिपिन रावत अरुणाचल प्रदेश के परिचालन क्षेत्रों के दौरे पर हैं और अपने दौरे के दूसरे दिन जनरल बिपिन रावत ने सेना और ITBP के सैनिकों से मुलाकात की। ये सैनिक अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी घाटी में तैनात थे। परिचालन क्षेत्रों के दौरे पर पोस्ट पर तैनात सैनिकों से मुलाकात के दौरान CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा कि मैं सभी रैंकों के उच्च मनोबल और प्रेरणा से संतुष्ट हूं। मेरा मानना है कि ये सैनिक चुनौती या अवसर दिए जाने पर जीत को सुनिश्चित करेंगे। तमिलनाडु के मदुरै में जल्लीकट्टू के लिए सांडों को तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सांडों को हर रोज सुबह शाम ट्रेनिंग दी जा रही है। जल्लीकट्टू मदुरै और इसके आसपास के गांवों में पोंगल के मौके पर आयोजित किया जाएगा। ये आपको बता दें, जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है, जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव और संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। यह 2000 साल पुराना खेल है जो उनकी संस्कृति से जुड़ा है। शनिवार रात से शुरू हुई बारिश के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। बादल छंटते ही तापमान में भारी गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस साल दिसंबर और जनवरी में पहले ही अत्यधिक ठंड का अनुमान लगाया। दिसंबर महीने से कश्मीर में जलाशय और जल फ्रीज होने शुरू हो गए, तो वहीं रात से शुरू हुई बारिश के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। वहीं मुगल रोड और श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार 3 जनवरी को घाटी में फिर से तेज हवाएं चलेंगी। इसके बाद 4 से 5 जनवरी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मध्यम से भारी बर्फबारी का दूसरा चरण होगा। मौसम विभाग के निदेशक सोनम लोटस के अनुसार 5 जनवरी से 10 जनवरी तक मौसम एक बार फिर से शुष्क रहने की संभावना है। बर्फबारी तो ज़रूरी है मैक्सिमम, क्योंकि कश्मीर में तो पानी का वजह से पानी होना चाहिए ज़रूरी। इसके वजह से बर्फबारी तो होना चाहिए ज़रूरी, क्योंकि कश्मीरी लोगों के बगैर अगर बर्फबारी नहीं होगी तो पानी नहीं होती है यहाँ कश्मीर में। और कश्मीर में इससे से मौसम भी ठीक रहेगा। अच्छा, बीमारी जो उड़ गई है उससे से भी वो भी ठीक हो जाएगा। और कश्मीर के लिए ख़ास करके पहाड़ों इलाकों में ज़्यादा बर्फबारी की ज़रूरत है, ख़ास करके ज़्यादा ज़रूरत है बर्फबारी का। और इतना ही मैं कहूँगा कि श्रीनगर में भी अच्छी खासी बर्फबारी हो गई है। मैं खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमने ये भी देखा यहाँ पे टूरिस्ट और जो यहाँ पे कश्मीरी लोकल हैं वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं बर्फ़ को लेके। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि टूरिस्ट लोग तो आना चाहिए कश्मीर में बर्फबारी के लिए, मतलब फ़ायदा उठाने के लिए और खेलने के लिए। बर्फबारी में बहुत ही अच्छा है, बर्फबारी है यहाँ कश्मीर में। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, दाना
मक्खनपुर के चमरोली में छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। कोचिंग पढ़ने वाली छात्रा के साथ 2 युवकों ने छेड़छाड़ की। इतना ही नहीं, छात्रा के टीचर के साथ भी मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि युवक को छेड़छाड़ करने पर कोचिंग से निकाल दिया गया था, जिसके बाद छात्रा को युवक ने रास्ते में रोका और बदतमीजी की। फिलहाल घटना की जानकारी छात्रा ने पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। तो उत्तर प्रदेश का यह मामला, जहां पर फिरोजाबाद थाना मक्खनपुर के चमरोली में छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का यह मामला है। कोचिंग पढ़ने वाली छात्रा के साथ 2 युवकों ने छेड़छाड़ की और इतना ही नहीं, छात्रा के टीचर के साथ भी मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि युवक को छेड़छाड़ करने पर कोचिंग से निकाल दिया गया था, जिसके बाद छात्रा को युवक ने रास्ते में रोका और बदतमीजी की। एक लड़का था, वो मुझसे कोचिंग में बदतमीजी कर रहा था, तो मैंने अपने सर को बताया, तो सर ने उसे कोचिंग में से निकाल दिया। फिर उसके बाद वो मेरा पीछा करने लगा। 15-20 दिन से वो मेरा पीछा कर रहा है, कहीं कोचिंग में, कहीं पे, कहीं खड़ा। मैं स्कूल आती हूँ या मक्खनपुर, कहीं मक्खनपुर मेरा पीछा करता है। और कल मैं जा रही थी सड़क पे, तो उसने बोला मैडम हैप्पी न्यू ईयर। मैंने कहा थैंक यू। कि कहाँ से आई हूँ? मैंने तुझे क्या मतलब, मैं चाहे कहीं से भी आऊँ, मैंने मेरा पीछा क्यों कर रहा है तू? कि आप मुझे अच्छी लगती है इस वजह से। मैं तो यहाँ से जा रहा है कि तेरे कान पे दूँ। तो उसने मेरी साइकिल रोक ली और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा, गाली गलौज करने लगा। 2 लड़के थे। जानती हो लड़कों को? नहीं, मैं नहीं जानती। एक को अच्छी कोचिंग पढ़ती है, क्या मामला है और किस प्रकार का मामला है? सर, एक बच्चे ने इसके साथ बदतमीजी की, तो मैंने उसे कोचिंग से निकाल दिया जी। उसके बाद उस बच्चे ने फिर इसका पीछा किया रास्ते में। तो कल इस बच्ची ने मुझे आके बताया कि सर मेरे साथ वो बदतमीजी करता है। मैं उस लड़के के घर पे गया और उसके माता पिता से कहा, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। तो कल वो मिला तो मैंने उसे ढंग से समझाया और उसके कान पे एक थप्पड़ दे दिया था कि आज के बाद बदतमीजी नहीं करेगा अगर मेरी कोच। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ।